अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। आज के दिन हमने देखा दिस इज़ वीक्स थर्ड ट्रेडिंग सेशन और हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी है, यानी कि कल के दिन भी हमने देखा था एक फ्लैट नोट अमिड डिक्लाइन देखा गया था। फर्स्ट डे ऑफ द वीक मार्केट के अंदर करेक्शन देखी गई थी और आज थर्ड डे जो कि एक एक्सपेक्टेशंस थी कि आज के दिन मार्केट यकीनन बाइंग साइड पे आएगी, एक कंसोलिडेटेड बाइंग एंड पॉजिटिव मार्केट होगी, तो आज भी हमने यही देखा। और आज के दिन हमने मार्केट में नंबर्स जनरेट होते हुए देखे, नए साइकोलॉजिकल, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो जो कन्वेंशनल चीज़ें आ रही थी उसी को मद्देनजर रखते हुए मार्केट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मार्केट आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। और आज के दिन हम देख रहे हैं कि मार्केट ने एक अपनी रूटीन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए दिखाई दी है। और यही अगर जो हम कह सकते हैं कि 2 दिन बाकी रह गए हैं ट्रेडिंग सेशन, विच इज़ थर्सडे एंड फ्राइडे, इसके हमें देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में मार्केट में किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है और नेक्स्ट वीक क्या स्टैंड होता है। नेक्स्ट वीक के अंदर अगर मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी होती है तो यकीनन हम नए हायर साइड पे जाएंगे, क्योंकि मार्केट इन लेवल्स को अच्छे से एब्जॉर्ब करके फिर आगे बढ़ेगी। तो आज के दिन की डिटेल बात करेंगे, 100 इंडेक्स के अपडेट्स भी देखेंगे, कौन कौन से आज के दिन सेक्टर्स हम देख रहे हैं कि हाईलाइट्स में आते हुए दिखाई देंगे और क्या स्क्रिप्ट्स होंगे। लेट्स हैव अ लुक ऑन हाईलाइट्स, आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखेंगे और साथ साथ हम बात करेंगे सेक्टर्स वाइज जो रिजल्ट्स आ रहे हैं। हमने देखा रिजल्टिंग सीजन भी है, तो उसके हवाले से भी आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। Let's have a look on highlights. ओपन हुई मार्केट 1,82,153.55 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 1,83,801.7, लोअर वाज 1,82,054.64 एंड फाइनली क्लोजर 1,83,049.8। यानी कि आप देख सकते हैं अच्छे लेवल्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मार्केट जिसे हम कह सकते हैं, ये आज के दिन दिखाई दे रहा है। 896.25 का इजाफा आज के दिन देखा गया, ये एक अच्छी चेंज है और आने वाले दिनों में मजीद मार्केट के अंदर नंबर्स जनरेट हो सकते हैं। हमारे पास कुछ हम कह सकते हैं टॉप वॉल्यूम लीडर्स भी मौजूद हैं, उनको भी देखते चलते हैं। ओनली टू स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। आज के दिन अगेन के इलेक्ट्रिक, आई थिंक दिस इज द थर्ड कंसेक्यूटिव डे जिसमें इस वीक के अंदर हम विटनेस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.03 के माइनर डिक्लाइन के साथ। 8.6 पे क्लोजर, 120.6 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। साइनर्जी सेकंड स्कॉट पे 0.09 का इजाफा डिक्लाइन देखा गया। 8.16 पे क्लोजर रहा। 81.77 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। थर्डली फर्स्ट नेशनल इक्विटी लिमिटेड अनचेंज है, ये 1.56 पे क्लोजर, 51.95 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एनसीपीएल फोर्थ स्कॉट पे 4.85 का डिक्लाइन देखा गया। 77.2 पे क्लोजर रहा। 26.04 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। एंड लास्टली एमटेक्स एनसी 1 रुपी का अपर लॉक हम देख सकते हैं, ये एक इजाफा देखा गया है। 5.31 पे क्लोजर रहा। 23.06 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। ये था आज के वॉल्यूम लीडर्स और ये थे ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस। हम देख चुके हैं कि मार्केट के अंदर वही एक थर्ड टियर स्क्रिप और सेकंड टियर में भी हम कह सकते हैं थोड़ी सी डोमिनेंसी देखी जा रही है। जो हमारे डे ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं कि वो इसी तरीके से मार्केट के अंदर थर्ड टियर स्क्रिप्ट में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद हैं अजहर बाटला साहब। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर बाटला साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे अजहर साहब, अब स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस डेली बेसिस पे हम कह सकते थे कि लास्ट वीक कुछ डिक्लाइनिंग ट्रेंड था, करेक्शन मोड देखी गई इस वीक के आगाज से। कल के दिन भी मार्केट ने एक फ्लैट नोट विटनेस किया और आज के दिन मार्केट ने दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखा। तो कैसा लगता है ये वीक और कैसे एनालाइज करेंगे आप मार्केट की परफॉर्मेंस को? देखिए जी, अगर आप जैसा आपने इंट्रो में बता रही थी कि मार्केट के जो वॉल्यूम्स हैं थोड़ा सा, और जो वॉल्यूम लीडर्स हैं उससे ये इंडिकेट हो रहा है कि जो पंटर्स या जो डे ट्रेडर्स हैं वो सेकंड और थर्ड टियर स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं और वॉल्यूम से भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन जो बहुत नोट करने की है वो ये देखा जाए कि पिछले 5 या 1 हफ्ते से जो मार्केट है उसकी जो वॉलेटिलिटी है वो बढ़ गई है। खास तौर पर जब मार्केट ने अपने हाई से करेक्शन ली थी उसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने जो अपनी जो लेवल्स हैं उसको करने के लिए थोड़ी सी जगह ढूंढ रही है, और उसकी वजह से आप देखते हैं कि इंट्राडे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है। एज अ परसेंटेज पॉइंट्स ऑफ, क्योंकि मार्केट 182,000 183,000 पे ट्रेड कर रही है, तो 2 से 3 हजार पॉइंट जो है वो कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होता। 1% या 2% एक नॉर्मल
एक्टिविटी समझना जाना चाहिए। लेकिन जो ट्रेंड है पिछले आप अगर 5 सेशंस आप देखें वो वॉलेटाइल सेशंस हैं कि मार्केट एक आध परसेंट नीचे जाती है और एक आध परसेंट ऊपर जाके फिर बीच में कहीं सेटल हो रही है। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई ये जो फैक्टर्स हैं आउटसाइड फैक्टर्स, क्योंकि अगर आपको याद हो 2 हफ्ते पहले जो था वो ये बहुत डर था कि यूएस कहीं ईरान पे ना अटैक कर दे और उसकी वजह से पूरी जो रीजन है वो अफेक्ट हो जाएगी। तो लोग थोड़ा कॉशियस थे। ये है कि अब आगे चल के जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि जी रिजल्ट सीजन बैंकिंग का शुरू हो जाएगा और आपने देखा कि बहुत सारे जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं, मिजान, एमसीबी, नेशनल बैंक, उन्होंने एक्सपेक्टेशन पे काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अब पे आउट जैसा आएगा उसके बाद हम देखेंगे कि वो फॉलो ऑन रैली उनको मिलती है या नहीं। राइट, और नेशनल बैंक ने तो डिविडेंड भी अपना दे दिया था, तो दिस इज द रीजन। अच्छा अजहर पाटला साहब, ये भी बताइए कि जहां हम स्टॉक एक्सचेंज के नंबर्स देख रहे हैं वहीं इकोनॉमी के नंबर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इंडस्ट्री के हवाले से या हम बात करें टैरिफ्स के हवाले से, आईपीपीज के जो इश्यूज थे वो सॉर्ट आउट हो गए। तो आपको लगता है इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत इम्पैक्ट कर रही है स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस को? कि इस वक्त जो पाकिस्तान के लिए जो बहुत बड़ा सेविंग ग्रेस है और जो मेरे ख्याल में एक अच्छी न्यूज़ है इकोनॉमी के लिए, वो ये है कि आपके रेमिटेंसेस ना सिर्फ स्टेबल हैं बल्कि उसमें ग्रोथ भी नजर आ रहा है। पिछले पिछले कुछ चंद सालों से आप देखें रेगुलर उसमें इंक्रीज है और वो अपनी बेस बना के ग्रोथ दिखा रही है। राइट। तो जो आपका फॉरेन एक्सचेंज है या जो आपकी रुपी डॉलर पैरिटी है वो स्टेबल इस वजह से है कि आपका ग्रोथ मेनली जो आ रहा है रेमिटेंसेस से। एक्सपोर्ट साइड पे बहुत सारे मेरे ख्याल में स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जिसको हर गवर्नमेंट आके हाईलाइट भी करती है, उसको उसकी डिटेल में उसकी प्रॉब्लम भी बताती है, लेकिन मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली उसकी जो सोल्यूशन है वो अभी तक कोई गवर्नमेंट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में नहीं दे पाई। और उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो ग्रोथ आना चाहिए या जो आपकी पॉपुलेशन बेस है या जो आपकी एक्सपोर्ट बेस है उसको जब भी आप सुनते हैं कि जी कोई नई पॉलिसी आ रही है या जब भी एक्सपोर्ट रिलेटेड बात होती है तो वो $80 बिलियन या $100 बिलियन का फिगर कहा जाता है। तो अगर रियलिस्टिकली देखें, आपने ग्रो करना है फ्रॉम 30, 35 टू 40 या 50 भी अपने आप को लाना है, तो आपको उन सेक्टर्स को ना सिर्फ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उन पे मेजर उनके साथ वर्किंग करनी पड़ेगी प्राइवेट सेक्टर के साथ, ताकि वो सेक्टर्स डिलीवर कर सकें हैं अपने फॉरेनर अपने पार्टनर्स को या जो भी उनके बायर्स हैं उस क्वालिटी की प्रोडक्ट, चाहे वो आपके टेक्सटाइल से रिलेटेड हो, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, आईटी से रिलेटेड हो। अगर आपने आईटी में वो ग्रोथ देखना है तो मेरे ख्याल में सबसे बहुत बहुत ज्यादा जो काम करना पड़ेगा वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट है। उसमें आपकी राइट। जो ये बिल्कुल भी अब आप आगे चल के हो ये होना चाहिए कि कोई भी कोशिश करके अनलेस कि कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए आपके इंटरनेट डिस्ट्रप्शन डिस्ट्रप्शन ना आए, आपका जो क्वालिटी ऑफ फाइबर है या क्वालिटी ऑफ इंटरनेट है वो अ, उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो और इसकी जो कवरेज है वो ना सिर्फ मेन सिटीज में रखी जाए बल्कि और रिमोट एरियाज में भी, क्योंकि आईटी का ये फायदा है कि आपको यू डोंट हैव टू बी इन वन वर्क प्लेस टू डिलीवर या परफॉर्म। तो अगर आपके आईटी से रिलेटेड जितने भी क्या कहते हैं वेरिएबल्स हैं उस पर अगर गवर्नमेंट सीरियसली काम करे, क्योंकि ये कहा जाता है कि जी हम मोस्ट हमारे यहाँ पास यंग पॉपुलेशन है जो कि आईटी से ना सिर्फ जुड़ी हुई है और आगे चल के उसमें ऐड भी होती जाएगी फोर्स को। तो उसको अगर प्रोडक्टिव आपने बनाना है, उसको अगर आपने मोनेटाइज करना है या उसको रिजल्ट देखने हैं, तो उनको आपको इनेबलिंग एनवायरनमेंट तो डेफिनेटली बहुत देनी पड़ेगी और उसके साथ मेक श्योर करना पड़ेगा कि उनकी पेमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं या जो भी उनके प्रोडक्टिविटी में इश्यूज आते हैं उसको गवर्नमेंट जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे हैंडल करे और मेक श्योर करे कि वो सोल्यूशन प्रोवाइड करे। गवर्नमेंट का काम है इनेबलिंग एनवायरनमेंट देना। और आईटी एक ऐसा सेक्टर है क्योंकि पूरा उसमें इतने मेजर चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो आपकी नेबरिंग कंट्री हो, एआई से रिलेटेड हो। हर बार देखें जी जब भी कोई भी इंडस्ट्री चेंज से गुजर रही होती है अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आज से 30 साल पहले जो इंडिया ने अपॉर्चुनिटीज को क्या कहते हैं कैप्चर किया था, उन्होंने उसका 2 या 3 डेकेड उसका फायदा उठाया। अब अगर पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि हमारे पास अगर एक गवर्नमेंट का फोकस है, रिसोर्सेज हैं, यंग पॉपुलेशन है,
क्या कहते हैं फ्रीलांस में हमें नंबर 1 नंबर 2 हम जिक्र किया है क्वालिफाई तो कर यहाँ सकते हैं। पर अगर हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस देखे जाएं या बायलैटरल मल्टीलैटरल रिलेशंस देखे जाएं तो वो अभी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। इतना तो इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन कि आई थिंक कि इतना तो कभी भी हमारे अच्छे हम कह सकते हैं कि रिलेशंस नहीं हुए पूरी दुनिया से जितना अभी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो किस तरीके से आप समझते हैं कि ये जो एक अपॉर्चुनिटी है इसको हम ग्रैब कर सकते हैं? और दूसरा ये कि इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में, पहले से बहुत बेहतरी आ रही है। हम हर सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। तो इसी का इम्पैक्ट ट्रिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसा लगता है? यानी 2026 के अंदर कौन से ट्रिगर्स आप एक्सपेक्ट करते हैं? लेकिन अगर सिर्फ स्टॉक मार्केट पे थोड़ा करके कि पाकिस्तान की मार्केट री रेट हो गई, और ये जो आपने भी फैक्टर बताए हैं ये उसमें मेजर पार्ट प्ले किया है आपकी बायलैटरल रिलेशनशिप में और पाकिस्तान की डिलीवरी में। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है मेरा ख्याल में अगर उस पर फोकस थोड़ा सा करे गवर्नमेंट, और जो कर भी रही है आई एम श्योर, लेकिन स्ट्रक्चरल जो चीजें वो टाइम लेती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का रेट हो, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी हो, या और भी रिलेटेड चीजें जो है, मेरा ख्याल में जो बिजनेसमैन है वो अपॉर्चुनिटी देख के काम करता है, और उसको अगर ये अंदाजा हो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी स्टेबल है, इनेबलिंग है, फेवरेबल है, तो वो जरूर इन्वेस्ट करता है और अपने रिजल्ट के लिए। तो मेरे ख्याल में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, चाहे वो टेक्सटाइल से हो या अदर रिलेटेड हो, जिसमें अगर आप पूरी अपने रीजन में भी अगर आप एक वो करें, तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो होती हैं वो बैकबोन होती हैं किसी भी कंट्री के ग्रोथ में, चाहे वो टर्की हो गया, अगर आप अपने रीजन में देखते हैं तो ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी ज्यादा है कि वो जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनका सिर्फ आप डिलीवर करना तो दूर की बात है, उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर गवर्नमेंट उनको उस लेवल पे सब्सिडी नहीं देती, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री जो है वो या तो अपनी लॉबी की वजह से या अपनी पोजीशन की वजह से वो गवर्नमेंट से कन्विंस कर लेती है। तो अगर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जिसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, आपका इंटरेस्ट रेट आप देखें फ्रॉम हाई ऑफ 22%, पीपल एक्सपेक्ट करते हैं कि सिंगल डिजिट में आ जाएगा, लेकिन मुनाफा भी हो तो 12% डिक्रीज आया है पिछले 1.5 साल में, जो कि एक मेजर मेजर ब्रीदिंग स्पेस है किसी भी बिजनेस के लिए, चाहे वो स्मॉल मीडियम हो या लार्ज इंडस्ट्री। तो उसकी वजह से हमने देखा कि बहुत सारा जो स्टॉक मार्केट में भी ग्रोथ आया और लोगों ने फिर अपॉर्चुनिटी ढूंढी वो, और मार्केट में भी ढूंढी कि अब, क्योंकि वरना इट्स वाज वेरी इजी टू टेक योर मनी एंड पुट इनटू बैंक, जिसमें आपको 22% आपको रिटर्न मिल रहा है रिस्क फ्री। तो कोई भी बिजनेसमैन रिस्क फ्री या किसी भी नए एंटरप्रेन्योर के लिए ये बहुत बड़ा डिसइंसेंटिव था कि वो रिस्क भी ले, अपना कैपिटल को एडजस्ट रखे, और रिटर्न जो है उसके फिक्स्ड उससे या क्या कहते हैं रिस्क फ्री रिटर्न से भी कम हो। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो मेरे ख्याल में पिछले 18-20 महीने में हमारी मार्केट्स ने भी देखा और हमारी इंडस्ट्री ने भी देखा कि इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से ना सिर्फ स्पेस मिली, लोगों की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे आई, उनके पास स्पेस क्रिएट हुई, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। आगे चल के ये है कि उनको अपनी एफिशिएंसीज को कैपिटलाइज करना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा कि उसमें गवर्नमेंट जो है उनको रेगुलर उनके साथ इंसेंटिवाइज करे, उनको मेक श्योर करे कि जो भी एक्सपोर्ट एरियाज हैं, चाहे वो किसी भी रीजन में है, और कौन सी, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका में यूएस ने अपने टैरिफ जो वहाँ का प्रॉब्लम यह है कि बहुत ज्यादा शिफ्टिंग हो रही है, लेकिन उसको थोड़ा स्टेप बैक करके देखना होगा कि अगर लॉन्ग टर्म में यही टैरिफ रहते हैं तो क्या रीजनली हम कितने कंपेटिटिव हैं विजा विज जैसा इंडिया, आपने बांग्लादेश। एक्सचेंज के नंबर्स का जहां हम देख रहे हैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहीं हमारे पास रेमिटेंसेस के हवाले से आपने सही फरमाया कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वर्कफोर्स, हमारे जो एक पॉपुलेशन है वो हमारी बैकबोन है। पॉपुलेशन को हम उसमें अपनी वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ एज इन यूज़ करेंगे उसे। तो किस तरीके से आप समझते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ से ये हमें फ़ायदा हो सकता है कि हमारी रेमिटेंसेस में जो है वो एक इजाफा हो सकता है? और दूसरा जो हमारे ओवरसीज़ यानी कि जो हम कह सकते हैं पाकिस्तानीज़ हैं, वो हमारी स्टॉक एक्सचेंज में कितना इंटरेस्ट रखते हैं? कहीं पे भी, चाहे वो अपने कंट्री में हो, वहाँ जहाँ पे भी अच्छा रिटर्न मिलता है इन्वेस्टर उसकी तरफ आता है। जो आपने पहला पॉइंट कहा कि हमारे पास एक यंग वाइब्रेंट पॉपुलेशन है, उसको अगर हम ना सिर्फ आईटी तो एक जगह है, बाकी अगर आप देखें ट्रेड्स में, क्योंकि पूरी दुनिया में डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, और उनके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि वो, उनके पास एक नई फोर्स नहीं आ रही जो कि अगले 25-30-40 साल तक वो उनके पास काम करे और टैक्स पे करे, ताकि गवर्नमेंट के जो फंक्शन है वो चल सके। तो मेरा ख्याल में कि अगर गवर्नमेंट जो फोकस भी कर रही है और करना भी चाहिए कि ट्रेड्स में, आईटी में, मेडिकल फील्ड में,
इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि अगर आप अपनी फोर्स को क्या कहते हैं स्किल बना के स्किल्स को प्रॉपर पॉलिश करके उनकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ला के अगर आप उनको ट्रेनिंग देंगे तो यकीन करें कि चाहे वो नर्सेज हो, मेडिकल से रिलेटेड फील्ड हो, आईटी से रिलेटेड हो, ट्रेड से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हो, इंजीनियरिंग से हो, इतनी बड़ी डिमांड है आपके पास। पूरी दुनिया आपकी मार्केट खुली हुई है। और ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिसमें आपको फिजिकल प्रेजेंस चाहिए होगी। आईटी एक ऐसी है इंडस्ट्री जो कि रिमोटली भी हो जाता है और उसका हमने रिजल्ट क्या कहते हैं अपने आईटी के जो इंक्रीज नंबर में देखा कि जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली कहीं पे भी जाएं। अगर वीजे का इश्यू है उनको या और इश्यूज हैं मोबिलिटी के, तो वो अपने कंट्री में बैठ के डिलीवर कर सकते हैं। बट ये बाकी फील्ड जिनका मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ उनमें आपकी फिजिकली जाके आपको डिलीवर करना। अच्छा, अजहर बाटला साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहें और हम आपसे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद हैं। तो आज हम कमोडिटीज़ अपडेट्स देखते चलते हैं। आज की मार्केट में हमारे पास क्या क्या अपडेट मौजूद हैं। खासकर हमने इंटरनेशनली थोड़ा सा गोल्ड प्राइसेस को हाइक होते हुए देखा है। तो लेट्स सी आज लोकल मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट है। लेट्स हैव अ लुक। गोल्ड की पर तोला प्राइस कमोडिटीज़ में सबसे पहले 5,26,151 रुपीज़। गोल्ड पर 10 ग्राम 4,51,569 रुपीज़। आप देख सकते हैं आज भी थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन गोल्ड प्राइसेस देखे जा रहे हैं। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर $5,022.8। ऑयल WTI पर बैरल $64.87। ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $69.71। ये थे इंटरनेशनली एंड लोकली हमारे पास कमोडिटीज़ के अपडेट्स। नेक्स्ट ही हमारे पास करेंसी के हवाले से भी अपडेट्स मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक। करेंसी रेट्स में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 333.01, सेलिंग वाज 333.6। नेक्स्टली यूके पाउंड बाइंग रही 382.08 रुपीस, सेलिंग वाज 382.77। यूएस डॉलर बाइंग रही 279.55 रुपीस, सेलिंग वाज 280.05। चाइनीज युआन बाइंग रही 40.46, सेलिंग वाज 40.53। ये थे करेंसी अपडेट्स। नेक्स्ट ही हमारे पास जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी मौजूद हैं, वो भी देखते चलते हैं। सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.53 रुपीस, सेलिंग वाज 74.66। यूएई दिरहम बाइंग रही 76.13, सेलिंग वाज 76.26। कतरी रियाल बाइंग रही 76.59, सेलिंग वाज 76.73। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 916.26, सेलिंग वाज 917.9। ये थे करेंसी रेट्स। आज की मार्केट की डिटेल्स आपको बताई। एक ब्रेक के जाने चलते हैं। अजहर बाटला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं माली साल 2026 के हवाले से। तो इस फिस्कल ईयर के इब्तदाई 7 मंथ्स के अंदर ही पाकिस्तान में गाड़ियों की फ़रोख्त में एक बाकायदा इजाफा देखा गया है और ये पर एनम इजाफा तकरीबन 43% का है। यानी कि जो कार फाइनेंसिंग है, हमने देखा कि गवर्नमेंट ने जब जब इंटरेस्ट रेट कम करना शुरू किया 22% से तकरीबन 10.5% पे हम आ गए, तो इसके बाद हमने वाज़ेह तौर पे देखा कि कार फाइनेंसिंग, होम फाइनेंसिंग ये सब बढ़ते हुए दिखाई दिए। लोगों का रुझान इस तरफ भी आया और यकीनन यही रीज़न है कि ऑटो सेक्टर, आपको याद होगा ऑटोमोबाइल सेक्टर स्टॉक मार्केट में भी कितना डिप्रेस दिखाई दे रहा था जब हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ देखा था। लेकिन अब इसके बरक्स एक अच्छी परफॉर्मेंस देखी जा रही है और ये सेक्टर फ्लरिश कर रहा है। आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे और हम बात करेंगे जहां फीमेल्स के हवाले से, वहीं ख़वातीन के ज़ेरे इंतज़ाम कारोबार यानी कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ औरतों के लिए हमारे मुल्क में ख़वातीन के लिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ख़ासकर एसएमई सेक्टर के अंदर, यानी कि माइक्रो जो हम बात करें इंटरप्राइजेस के अंदर, तो स्मेडा की अव्वलीन तरजीह है कि एसएमई सेक्टर के अंदर फीमेल्स की जो एक पार्टिसिपेशन है वो बढ़ती हुई दिखाई दे। और हमारे यहाँ की जो फीमेल्स हैं वो किसी से पीछे नहीं हैं। वो अगर बाहर नहीं काम करना चाहती तो वो अपने वर्क फ्रॉम होम के तहत जो है वो हमने देखा है केटरिंग के हवाले से या डिफरेंट कोई सिलाई कढ़ाई के हवाले से बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अभी भी हमारी जो ख़वातीन है मुल्क की वो कर रही हैं और एक अच्छी अर्निंग कर रही हैं ट्यूशन्स के थ्रू या और भी डिफरेंट यहाँ पर प्रोफेशंस हैं तो उसके थ्रू वो काम कर रही हैं।
हैं। तो स्मेडा ने इसको बाकायदा हम कह सकते हैं कि फ़ीमेल्स के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया है कि इनके कारोबार बढ़ने चाहिए और ख़ासकर माइक्रो एंटरप्राइजेस जो हैं वो बढ़ेंगे तो उससे टैक्सेशन के हवाले से और हमारी जो एक ख़वातीन हैं वो मज़ीद एम्पावरमेंट की तरफ आएंगी। तो आज हम इसके हवाले से भी बात करेंगे। सोलर पैनल्स के हवाले से बात करें तो सोलर सारिफीन पर कोई नया सेल्स टैक्स नहीं लगाया गया, जो कि नेट मीटरिंग के इशूज़ की वजह से थोड़ी सी एक हम कह सकते हैं केओस बताया जा रहा था, लेकिन अब ये FBR ने क्लैरिटी दी है। आज हम ये भी बात करेंगे। साथ साथ सऊदी अरब के हवाले से आपको बताएं कि पाकिस्तान में कॉर्पोरेट फार्मिंग में सरमायाकारी का ख्वाहा है, यानी कि कॉर्पोरेट फार्मिंग से मुराद ये कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देखी। सऊदी अरब इज़ वेरी कीन टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इस सेक्टर के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ इस सेंस में भी हैं कि इसमें डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू या डिफरेंट हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू R&D के थ्रू काम किया जा सकता है। और ख़ासकर अगर हम बात करें कि राइस के हवाले से हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, तो राइस हमारा एक हम कह सकते हैं हेफ्टी एक्सपोर्ट पर ईयर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं सऊदी अरब को भी स्टेबिलिटी के साथ राइस को एक्सपोर्ट करना, इसके लिए हमें थोड़ी सी और मैकेनिज्म्स बनाने पड़ेंगे। तो ये कॉर्पोरेट फार्मिंग का हिस्सा है, तो सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट भी करेगा। तो आज हम इस पर बात करेंगे और आपको एक और गुड न्यूज़ दें, वो ये कि पाकिस्तान ने US को जो एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं वो बढ़ा दिए, यानी कि US को एक्सपोर्ट बढ़ा दिए, जिसके नंबर्स में वाज़े तौर पे इजाफा देखा गया है। पाकिस्तान की अमेरिका को एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। वो तकरीबन माली साल के फर्स्ट यानी कि फिस्कल ईयर के 6 मंथ्स के अंदर 3 अरब डॉलर की मसनूआत बरामद की गई हैं वहाँ से। तो इट मीन्स के हमारी पाकिस्तान और US के रिलेशनशिप जहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ हम देख रहे हैं बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है, वहीं हमारे पास एक्सपोर्ट के नंबर्स का बढ़ना और हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के हम कह सकते हैं कि उस गैप को भी ख़त्म कर रहे थे। फिर हमारे पास टैरिफ सबसे कम है रीजन में, हम उससे भी फ़ायदा उठा रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान अपनी विन विन सिचुएशन को और कैच करते हुए दिखाई दे रहा है। तो आज हम इसके हवाले से करेंगे। एक रिपोर्ट देखते चलते हैं, हमारे साथ पास मौजूद है ऑटोमोबाइल सेक्टर के हवाले से, जो कि 2026 में इब्तदाई 7 मंथ्स के अंदर इस फिस्कल ईयर बढ़ती हुई दिखाई दी है तकरीबन 43%। जस्ट लुक एट द रिपोर्ट। पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल सेक्टर एक बार फिर मुआशी बहाली की मजबूत अलामत बनकर उभर रहा है। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक माली साल 2025-26 के इब्तदाई 7 माह में गाड़ियों की फरोख्त सालाना बुनियाद पर 43% इजाफे के साथ 1,11,377 यूनिट्स तक पहुँच गयी, जो गुज़श्ता साल इसी मुद्दत में 77,686 यूनिट्स थी। ये इजाफा न सिर्फ सारिफीन के एतमाद की बहाली को जाहिर करता है, बल्कि मजमूई मुआशी सरगर्मी में तेजी का भी अक्कास है। जनवरी 2026 में कारों की फरोख्त 23,055 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो गुज़श्ता 43 माह की बुलंद तरीन सतह है। इसमें सालाना बुनियाद पर 36% और माहाना बुनियाद पर 74% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के मुताबिक ये बेहतरी बुनियादी तौर पर स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट में नुमाया कमी का नतीजा है, जो 2024 में 22% से कम होकर 10.5% तक आ चुका है। कम शरह सूद ने ऑटो फाइनेंसिंग को दोबारा मुतहरिक किया है। ऑटो सेक्टर की बहाली का फायदा सिर्फ गाड़ियों की फरोख्त तक महदूद नहीं, बल्कि ऑटो पार्ट्स, लोहा, रबड़, प्लास्टिक और लॉजिस्टिक्स जैसे दर्जनों झैली शोबे भी मुतहरिक हो रही है। ट्रकों और बसों की फरोख्त में 91% इजाफा होकर 4,633 यूनिट्स तक पहुँचना सनती सरगर्मी और माल बर्दारी में इजाफे की वाज़ी अलामत है, जो सरमायाकारी और तजारती सरगर्मी में वसअत को जाहिर करता है। 2 और 3 पहियों वाली गाड़ियों की फरोख्त में भी 32% इजाफा हुआ और ये 11,03,000 यूनिट्स से तजावुज कर गयी, जो रोजगार, शहरी नक्ल हरकत और कम आमदनी वाले तबके की मुआशी सरगर्मी में इजाफे का बाइस बन रही है। माहिरीन के मुताबिक अगर सूद की शरह में मजीद कमी और बेहतर फाइनेंसिंग पॉलिसियों का तसलसल बरकरार रहा तो आइंदा साल ऑटो इंडस्ट्री की फरोख्त 2,50,000 यूनिट्स तक जा सकती है, जबकि रवा माली साल में मजमूई फरोख्त 1,70,000 से 1,80,000 यूनिट्स तक रहने का इम्कान है। ऑटो सेक्टर न सिर्फ सनती पैदावार, रोजगार और टैक्स आमदन में इजाफा कर रहा है, बल्कि ये मईशत के पहियों को हरकत देने वाला एक कलीदी शोबा बनता जा रहा है, जो पाकिस्तान की मुआशी बहाली में अहम किरदार अदा कर रहा है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन कराची स्टूडियोज़। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद खालिद फातमी साहब। आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फातमी साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे, रिपोर्ट आपने देखी है और ख़ासकर हम ऑटो फाइनेंसिंग के हवाले से काफ़ी न्यूज़ भी सुन रहे थे और ये देखा गया है कि जब इसमें वाज़े तौर पर ग्रोथ आई तो ऑटो सेक्टर भी फ्लरिश करता हुआ दिखाई दिया और यहाँ पर तकरीबन गाड़ियों की फ़रोख्त में 43% सिर्फ स्टार्टिंग
स्टार्टिंग इस फिस्कल ईयर के 7 मंथ्स के अंदर इजाफा देखा गया है, तो ये एक बड़ा ही मुस्बत रुझान देखा गया है। क्या कहेंगे फातमी साहब इस पे? स्टील इंडस्ट्री यानी उससे मुतल्लिक जितनी चीज़ें, पार्ट्स पुर्जे और सारी चीज़ें, टायर हो या रबर हो, उसमें इजाफा 43% हुआ। वो आपने खुद अभी रिपोर्ट में भी ये बात दिखा दी, और बहुत बड़ा जंप है, यानी तकरीबन 77,000 से 1,11,000 तक पहुंच जाना। हमें इनमें दो बात बहुत अहम है। एक तो वही जो पॉलिसी रेट गिरा है नीचे, उसकी वजह से बड़ी तब्दीली आई, क्योंकि बैंक्स के लोन्स बढ़ गए, ऑटोमोबाइल फाइनेंसिंग बढ़ गई, लोगों को आसानियां हो गई। और लोग तो अब एक्सपेक्ट कर रहे थे, लास्ट ईयर भी कर रहे हैं, इस साल भी कर रहे हैं, कि आपकी पॉलिसी रेट जो है सिंगल डिजिट में चली जाएगी, तो उसके बाद और इजाफा होगा। दूसरी अहम बात यह है कि हमें ये समझना होगा कि कोविड के बाद हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल सेल बिल्कुल नीचे थी। कोविड से पहले ऐसी हालत नहीं थी, उस वक्त भी अच्छी सेल थी, और अब दोबारा गोया नीचे से हम दोबारा ऊपर आ रहे हैं, जो बहुत अच्छी पेशरफ्त है और बहुत अच्छी पॉलिसी का हिस्सा है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, सिर्फ देखने की है कि हालांकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम कर रही है और बहुत ज़्यादा जोर लगा रही है, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल व्हीकल बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो रही है। शायद उसमें लोग अभी जहनी तौर पे आमादा नहीं है, चूँकि आदी हैं वही पेट्रोल भरवाया, लाइन में लगे और चले गए, चला, या स्पीड की वजह से या इंजन की वजह से, कोई ऐसी वजह है। जबकि अब पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल बहुत तेज़ी से आ रही है, तो ये एक है। लेकिन हम दूसरी चीज़ हमने ये भी देखा कि ट्रैक्टर में सेल बहुत कम हुई है, गाड़ियों की सेल बहुत ज़्यादा है। 2 पहिए और 3 पहिए की तकरीबन 32% बढ़ गई, यानी ऑटो रिक्शा और बाइक में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम आप देखते हैं, जैसा कि अभी शायद आपके इस्लामाबाद के से एक्सपर्ट्स ने कहा भी कि 2.5 लाख तक, ये शायद आपने कहा 2.5 लाख तक, तो ये कोई मसला नहीं इंशाअल्लाह ताला। इसमें हम देख रहे हैं कि आने वाले वक्तों में 2.5 लाख हो जाएगी। अच्छा, एक और भी देखें, एक चीज़ समझने की कोशिश करें हम सब, कि हमारे यहाँ कम्युनिकेशन ग्रेजुअली बेहतर हो रही है। नहीं, ये मसला सिर्फ इसका नहीं है कि सड़कें बन रही, बल्कि हाईवेज बन रहे हैं। देखिए, जब हाईवेज बन रहे हैं तो गाड़ियां अच्छी आने लगी हैं। दूसरी बात, शहरों की भी सड़कें चौड़ी हो रही हैं, गांव में भी सड़कें बन रही हैं। तो सड़कों का जाल जैसे जैसे सीपैक के हवाले से बढ़ता जाएगा, M9 है, M4 है, सारी चीज़ें, तो खुद ब खुद इन गाड़ियों की खपत भी बढ़ जाएगी और आमदनी भी बढ़ जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ ये रेवेन्यू जनरेशन का बहुत बड़ा जनरेटेड हमारे पास रेवेन्यू का ज़रिया है। तो ये मैं समझता हूँ कि लोकल इंडस्ट्री को हमें मैक्सिमम पैट्रनाइज करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि इसमें इजाफा होता रहे। कैसा लग रहा है खासकर इस हवाले से कि ये जो फीमेल्स के ऊपर इनिशिएटिव लिया गया है, इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, ये इसमेडा जो है, यानी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और बहुत बड़ा काम है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान में फॉर सम रीज़न हमारे यहाँ कई अशरों से ख़वातीन को वो मौके नहीं दिए गए, ये नहीं मिले जिनमें वो खुलकर काम कर सकती थी। जब बहुत सारा कल्चरल भी है, लैंग्वेज भी है, रिलीजन भी है, बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन एक तो ये कि आईटी के बिज़नेस ने बहुत कुछ खोल दिया, बहुत से लोग घर से बैठ के काम कर रहे हैं ख़वातीन को। फिर दूसरी बात यह है कि जो इवेंट्स होते हैं, मेले होते हैं, एग्जीबिशंस होती है, एक्सपो होता है, ये बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। ये जो एक्सपो अभी लास्ट ईयर 26-27 को हुआ है लाहौर में, ये सही मानों में नुमाइश नहीं है, ये एक इनिशिएटिव है, ये एक मोटिवेशन है, ये एक ख़वातीन के लिए दरवाजे खोले गए हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ उन्हें सही मानों में अगर आप देखिए तो उसमें प्री फिजिबिलिटी स्टडीज़ में भी हेल्प कर रहे हैं, बैंक लोन में भी हेल्प कर रहे हैं, ज़राअत के शोबे की चीज़ें ख़रीदने बेचने में भी कर रहे हैं, उनकी जो अपनी प्रोडक्शन है उसको रखने के लिए कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ख़वातीन को इंडिपेंडेंट करने के लिए और ख़वातीन को अपनी इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री चलाने के लिए अगर तो उन्होंने बर वक्त फ़ायदा उठाया तो इससे बहुत कुछ हासिल हो सकता है। और इससे पाकिस्तान को इटसेल्फ, क्योंकि ये अभी आपने देखा होगा कि मेड इन पाकिस्तान के हवाले से बड़ी सारी एग्जीबिशन कराची, लाहौर में हुई है, वो सारा इस वक्त जोर ये है कि क्यों ना हम बजाय बाहर की इंडस्ट्री को स्पॉन्सर करें, एक्सपोर्ट, और उनको फॉरेन करेंसी में पे करें, क्यों ना हम अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करें। अच्छा, फिर आप देखिए, ख़वातीन के पास बहुत शोबे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल है, चिल्ड्रन गारमेंट्स है, सिलाई पुराई की मशीनें हैं। अच्छा, इससे आईटी तो है ही है, इसके अलावा दस्तकारी की सारी चीज़ें हैं जिस पे ख़वातीन काम करके, अगर आप तो खैर शायद अभी छोटी हैं, लेकिन हमारे बचपन में जब इदारा होता था
अपवा यानी राना लियाकत, तो उनका मेन काम यही था कि वो दस्तकारी की जो चीज़ें गांव देहात से बनवाती थी वो उसको एक्सपोर्ट करती थी। तो अभी भी हमारे पास दोबारा गुंजाइश है कि गवर्नमेंट इनको स्पॉन्सर करे और ये खवातीन छोटे छोटे इदारे बना के न सिर्फ ट्रेनिंग दें बल्कि वो जो प्रोडक्ट बनाएं तो उससे हमारे देहातों में जो खवातीन है जो बाहर नहीं निकलना चाह रही हैं, गारमेंट्स है, करोड़ों लाखों की तादाद में रेडीमेड गारमेंट्स बन रहे हैं। अगर यही हमने स्किल दे दिया गांव में खवातीन को, वो घर में बैठ के काम करें, आप वहां से सामान उठाइए। और इसी तरह खाने पीने की अशिया है, इसी तरह कॉन्फेक्शनरी है, इसी तरह दाल मसाले हैं, बहुत यानी बेशुमार चीज़ें जहां खवातीन घर बैठ के भी काम कर सकती हैं और वो अपने प्रोमोटर को आगे देके एक्सपोर्ट भी कर सकती हैं। बहुत बड़ी बात कही है फातमी साहब आपने। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में कॉर्पोरेट जो एक इन्वेस्टमेंट है उसके हवाले से भी यही, यानी कि हम कहेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर, लाइव स्टॉक सेक्टर के अंदर ही इन्वेस्टमेंट का जो एक इंटरेस्ट है वो शो किया है। और ख़ासकर अर्बन एरियाज़ हों या रूरल एरियाज़ हों तो फीमेल्स तो काम कर ही रही हैं और एक अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो इसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि सऊदी अरब जब इन्वेस्टमेंट करेगा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कॉर्पोरेट फार्मिंग में तो क्या क्या फ़ायदे होंगे? और साथ साथ एक और चीज़ ये कि यूएस के हवाले से भी आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान की जो एक एक्सपोर्ट है यूएस को वो बढ़ चुकी है, तकरीबन $3 बिलियन का इजाफा देखा गया है और ये सिर्फ 6 मंथ्स के हमारे पास जो नंबर्स हैं वो आए हैं। तो कैसे लगते हैं इन दोनों कंट्रीज के साथ पाकिस्तान के रवाबित? देखिए, एक बात तो ये कि हमारे सऊदी अरब से तो ताल्लुकात एक ऐसा ताल्लुक़ है जो ख़त्म नहीं होने वाला है, यानी ऊपर नीचे तो हो सकता है लेकिन एक मज़हब के हवाले से और एक अक़ीदे के हवाले से, एक एहतराम के हवाले से हमारा उनका रिश्ता अटूट है, यानी न ख़त्म होने वाला। ये जो अभी वफाकी वज़ीर तिजारत जो हैं जाम कमाल ख़ान और जो सऊदी अरब के नायब वज़ीर सरमायाकारी हैं इब्राहिम अल मुबारक, उनके दरमियान जो बातचीत हुई, मुलाकात हुई, वो बहुत सूदमंद है। उसमें बेसिक जो चीज़ तय पाई वो ये तय पाई कि किस तरह मुश्तरका बिजनेस किया जाए, किस तरह उनकी इन्वेस्टमेंट से ज़राअत में फ़ायदा उठाए, किस तरह वैल्यू एडिशन चीज़ें। उसमें न सिर्फ, क्योंकि देखिए पाकिस्तान बुनियादी तौर पे ज़रई मुल्क है, यहाँ के 60 से 62% लोग काम करते हैं जिनका ताल्लुक़ गांव से या ज़मीनों से। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इस मुलाकात का जो मकसद है वो दो तरफ़ा ताउन है, दो तरफ़ा ताउन का जायज़ा लेना है ताकि आइंदा हम ये देखें। अच्छा, दूसरी एक बहुत अहम बात जो बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में तब्दीली आ रही है वो ये आ रही है कि क्या दुनिया की बढ़ती हुई आबादी को ग़िज़ा देने के लिए या उनकी ग़िज़ाई सूरत को पूरी करने के लिए ये ज़मीन काफ़ी है या नाकाफ़ी है? एक तो ये सवाल है। अच्छा, जो ज़मीन आपके पास है क्या वो इस काबिल है कि उससे ज़राअत की जा सके और ज़रूरत पूरी की जा सके? तीसरी बात यह है कि वो ज़मीनें जो बर्बाद हो रही हैं उनको दोबारा कैसे। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी उसमें ये सारी चीज़ कवर करे, यानी वो ज़मीनें जो बेकार हो रही, सीमित हो, उसको सही करेंगे, वो ज़मीनें जो नॉन कल्टिवेटेड है उसको कल्टिवेट करेंगे। तीसरी अहम बात यह कि क्या वो ज़माना कि 1 एकड़ में, मुझे तो नहीं मालूम टेक्निकल है, कि 1 एकड़ में इतना गंदम हो सकता है, तो क्या इतने गंदम से इस इलाके को लोगों को फीड किया सकता है या हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा? उस हवाले से फिर हम जो नई टेक्नोलॉजी है, नई दवाएं हैं, नए खाद हैं, नई मशीनरीज है, वो ये आपको गाइड कर रही है, ज़मीन के अंदर से बता रही है उसका डीएनए, यानी जैसे आदमियों का डीएनए है उसी तरह वो ज़मीन का डीएनए कि इसमें कितनी गुंजाइश है, कितना फसल हो सकती है, इसमें क्या चीज़ डालें, यानी जैसे हमें ब्लड डाला जाता है, डायलिसिस किया जाता है, इसी तरह क्या ज़मीन के अंदर वो सारी चीज़ें डाल के हम उनकी सलाहियत को कैसे बेहतर बना सकते हैं और फी एकड़ कितने गल्ले को हम बढ़ा दें जिससे हम अपनी ज़रूरत भी पूरी करें और बाहर भी है। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान का इस सिलसिले में मुश्तरके जो बातचीत हुई वो बड़ी यानी कामयाब, और वो ये कह रहे हैं कि इसको फाइनल कर लेंगे 2027 तक और इस पर प्रॉपर अमल दरामद शुरू कर देंगे। वेल फातमी साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। थैंक यू। आप प्रोग्राम में मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं जहां हमारे डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ रवाबित या हम कह सकते हैं रिलेशंस स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, वहीं हमारे पास अपने मुल्क के अंदर लोकली भी बहुत काम हो रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ हम कह सकते हैं मेल हजरात बल्कि फ़ीमेल्स भी बहुत सामने आ रही हैं, काम कर रही हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रही हैं और एक अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जिससे यकीनन हमारी GDP के अंदर, हमारी इकॉनमी के अंदर एडिशन होगा। दैट इज़ इट। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।